भारत की आज़ादी का सफ़र ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो दशकों तक चली एक ऐसी ज़बरदस्त दास्तान है जिसमें लाखों लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो चलिए इस शानदार कहानी को मिलकर समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक ऐसा देश जो सिर्फ अलग अलग रियासतों और प्रांतों का एक झुंड सा था, वो एक होकर एक आज़ाद मुल्क कैसे बन गया? जवाब आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। इस पूरे सफ़र को हम 3 एक्ट्स में देख सकते हैं। पहला पड़ाव 1885, जब एक राष्ट्रीय चेतना की जागृति हुई। दूसरा दौर 1917 का, जब गांधीवादी लहर ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। और फिर तीसरा और आखिरी एक्ट 1947, जब हमें आज़ादी मिली। तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे वहां से जहां सिर्फ याचिकाएं दी जाती थी और देखेंगे कि वो विरोध एक जन आंदोलन कैसे बना। फिर बात होगी आज़ादी की अंतिम लड़ाई की। हम ये भी जानेंगे कि क्रांतिकारियों ने कौन सा अलग रास्ता अपनाया। और हाँ, आखिर में हम देखेंगे कि वो आज़ादी हमें मिली कैसे और उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वो दौर जब एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन के बीज बोए जा रहे थे। कहानी की शुरुआत होती है साल 1885 से। एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर थे A.O. ह्यूम, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। अब देखिए अंग्रेजों की सोच क्या थी। उन्हें लगा कि एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा। मतलब भारतीय अपना गुस्सा यहाँ शांति से याचिकाओं के जरिए निकाल देंगे और कोई बड़ा विद्रोह नहीं होगा। लेकिन फिर आया साल 1905 और बंगाल के विभाजन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अंग्रेजों ने तो कहा कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन असली मकसद तो कुछ और ही था। उनकी वही पुरानी चाल, फूट डालो और राज करो, हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करना। बस इस एक घटना ने आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया। अब बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता सामने आए और उन्होंने साफ कहा कि हमें सिर्फ नुमाइंदगी नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। और उनका वो नारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि पूरे देश की आवाज बन गया। तो अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, वो दौर जब एक नए नेता ने इस स्वतंत्रता संग्राम की पूरी तस्वीर ही बदल दी और इसे एक सच्चे जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। देखिए, भारत आने के बाद गांधी जी ने सीधे राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन नहीं छेड़ा। उन्होंने पहले अपने अहिंसक तरीकों को छोटे लेवल पर आजमाया, जैसे चंपारण में सविनय अवज्ञा, अहमदाबाद में पहली भूख हड़ताल और खेड़ा में पहला असहयोग। ये एक तरह से बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड थे, एक प्रयोगशाला। फिर आया साल 1919 और साथ में लाया रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा मोड़ था जहां से चीजें वापस पहले जैसी नहीं हो सकती थीं। इस काले कानून ने अंग्रेजों को ये ताकत दे दी कि वो किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते थे। ये एक बहुत बड़ा धोखा था, एक विश्वासघात। लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया था और हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी, न दलील, न वकील, न अपील। ये नारा जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गया। और इसी काले कानून के खिलाफ हो रहे विरोध का नतीजा बहुत ही भयानक था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां जनरल डायर के आदेश पर एक शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां बरसा दी गईं। इस एक घटना ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। इसके जवाब में गांधी जी ने पूरे देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। लाखों लोग इसमें शामिल हुए। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई और गांधी जी ने आंदोलन को अचानक रोक दिया। ये दिखाता है कि उनके लिए अहिंसा का सिद्धांत कितना ज्यादा जरूरी था। उस पर वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। यहां से आंदोलन का लक्ष्य बिल्कुल साफ हो गया। अब कोई आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए थी। 1929 का वो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, जहां जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, कांग्रेस ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि अब उन्हें डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज्य चाहिए, यानी पूरी आज़ादी। और बस यहीं से हम कहानी के आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में पहुंचते हैं। ये वो वक्त था जब दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी और अब भारत में आखिरी लड़ाई का मंच तैयार हो चुका था। हाँ, इस बीच लंदन में गोलमेज सम्मेलनों के जरिए बातचीत की कई कोशिशें हुईं, लेकिन वो ज्यादातर नाकाम रहीं।
कांग्रेस ने तो सिर्फ दूसरे सम्मेलन में हिस्सा लिया था, पर वहां भी बात नहीं बनी। नतीजा गतिरोध जैसा था वैसा ही बना रहा। और फिर आया साल 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। इस बार गांधी जी का नारा आखिरी और सबसे शक्तिशाली था, करो या मरो। ये साफ संकेत था कि अब या कभी नहीं वाली लड़ाई है। भारत छोड़ो के जवाब में अंग्रेजों ने ऑपरेशन ज़ीरो आवर लॉन्च किया और रातों रात कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। उन्हें लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ये आंदोलन अब बिना किसी नेता के एक जन विद्रोह में बदल गया, जो पूरे देश में फैल गया। अच्छा, एक बात और, जिस वक्त गांधी जी का असहयोग आंदोलन मुख्य धारा में था ना, उसी वक्त एक और कहानी भी साथ साथ चल रही थी। ये कहानी थी क्रांतिकारियों की, एक समानांतर संघर्ष की। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का मानना था कि आज़ादी के लिए सीधी कार्रवाई जरूरी है। उनका रास्ता अलग था, जैसे लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या, या फिर सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना, जो कि बहरों को सुनाने के लिए एक सांकेतिक विरोध था। और ये लड़ाई सिर्फ भारत की जमीन पर ही नहीं लड़ी जा रही थी। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी कहते हैं, वो इस संघर्ष को देश के बाहर ले गए। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA का गठन किया, और उनका नारा आज भी गूंजता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, वो अंतिम दौर की बातचीत जिसने हमें आज़ादी तो दी, लेकिन साथ में देश का बंटवारा भी कर दिया। आखिरकार 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान ने भारत के भविष्य का फैसला सुना दिया। फैसला था, आज़ादी मिलेगी, लेकिन बंटवारे की शर्त पर। दशकों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला था, पर एक ऐसी कीमत पर जो इस पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो इस तरह आज़ादी के लिए चला 6 दशकों का संघर्ष 2 नए देशों के जन्म के साथ खत्म हुआ। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, उस बंटवारे की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है?